आज आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे जूरिन्स का नियम, जूरिन्स लॉ। ठीक है, जैसा कि आपको हमने वीडियो के टाइटल में दिया है, जूरिन्स का नियम। उससे पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि एक केश नली में पानी 13 सेंटीमीटर ऊंचा चढ़ता है। ठीक है, एक अन्य केश नली जिसकी त्रिज्या पहली त्रिज्या की 1/4 है, ओके, उसमें पानी किस ऊंचाई तक चढ़ेगा यदि प्रथम केश नली को ऊर्ध्वाधर रेखा से 45 डिग्री झुका दें तो नली में पानी की स्थिति क्या होगी। तो पहले जैसे कि हमने टाइटल हेडिंग दिया है, टाइटल में जूरिन्स का नियम। तो पहले जूरिन्स का नियम जानते हैं क्या होता है। जूरिन्स लॉ, ठीक है, पतली केश नली में जल अधिक ऊंचाई तक तथा मोटी केश नलियों में जल का कम ऊंचाई तक चढ़ेगा, इसे जूरिन्स का नियम कहते हैं। लिख लेते हैं, पतली पतली केश नली में जल अधिक ऊंचाई तक तथा मोटी केश नली में जल कम ऊंचाई तक चढ़ेगा। इसे जूरिन्स का नियम कहते हैं। ठीक है, अब जूरिन्स का नियम किन किन बातों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट है H is proportional to 1/r, केश नली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा पॉइंट है आपका बी पॉइंट, H is proportional to 1/ρ। रो क्या है हमारे पास, जल का घनत्व है, तो जल के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, सी पॉइंट आपका हो जाएगा H is proportional to कैपिटल T। T क्या है, पृष्ठ तनाव। तो H किसके प्रोपोर्शनल हो गया, पृष्ठ तनाव के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब पहले पॉइंट में क्या है, H इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। अगर हम इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें, इस पॉइंट को देखें, तब आवश्यकता से कम लंबी केश नली में द्रव का चढ़ना, कहने का मतलब है आवश्यकता से कम लंबी केश नली में द्रव का चढ़ना। तो H इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं H इंटू R
इक्वल टू नियतांक। नियतांक का मतलब है यहां पे कांस्टेंट, ठीक है। या हम इसे और भी लिख सकते हैं कि H1R1 इक्वल टू H2R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट, ठीक है। ये एक हमारा फार्मूला बनता है जिसे हम ज्यूरिन्स लॉ कहते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब केस नली लंबी होती है तो द्रव नली में इतनी ऊंचाई तक चढ़ जाता है, परंतु यदि केस नली की लंबाई कम है तो क्या होगा, केस नली की लंबाई कम है, माना H2 है, जो आवश्यक ऊंचाई H1 से कम है, तो द्रव नली की H2 ऊंचाई तक चढ़कर फैल जाता है तथा इसकी वक्रता त्रिज्या बदलकर इतनी हो जाती है कि संबंध H2R2 एक नियतांक हो। अतः द्रव छोटी केस नली के ऊपरी सिरे से फुहार के रूप में बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि ऊपरी सिरे पर फैल जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम यूज करते हैं ऊपर दिए गए प्रॉब्लम में। पहली नली, दूसरी नली, पहली ऊंचाई, दूसरी ऊंचाई, पहली की त्रिज्या, दूसरी की त्रिज्या, ये सब हम ऊपर दिए गए प्रश्न को हल करते समय ध्यान रखेंगे कि हमें कौन सी बातें यहां पे पूछी जा रही हैं और कौन सी बातें यहां पर बताई गई, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा यह है कि एक केस नली में पानी 13 सेंटीमीटर ऊंचा चढ़ता है, एक अन्य केस नली जिसकी त्रिज्या पहले की 1/4 है, उसमें पानी किस ऊंचाई तक चढ़ेगा यदि प्रथम केस नली को ऊर्ध्वाधर रेखा से 45 डिग्री झुका दें, तो नली में पानी की स्थिति क्या होगी। तो दिए गए प्रश्न के अनुसार सबसे पहले हम फिगर को ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर को ड्रा करते हैं किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। अब मैंने फिगर बना दिया है, ठीक है। अब इसमें आप जो जो दिया गया है, जैसे यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया गया है, क्या दिया गया है, ऊंचा चढ़ता है, किस नली में, पहली नली में, तो लिख लेते हैं इसको 13 सेंटीमीटर किसके लिए हो गया, ये H हो गया आपके पास, ठीक है। एक अन्य केस नली जिसकी त्रिज्या पहले की 1/4 है, उसमें पानी किस ऊंचाई तक चढ़ेगा, ये पूछा जा रहा है हमसे, ठीक है। यदि प्रथम केस नली को एक ऊर्ध्वाधर रेखा से 45 डिग्री झुका दे, ये 45 डिग्री झुका दिया गया, ठीक है। तो नली में पानी की स्थिति क्या होगी, ओके। तो इसकी लेंथ क्या होगी, आपकी स्मॉल एल हो जाएगी, ठीक। तो अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था ज्यूरिन्स लॉ, ठीक है, ज्यूरिन का नियम। तो लिखते हैं ज्यूरिन के नियम से क्या था आपके पास ज्यूरिन का नियम, H1R1 इक्वल टू H2R2 का टर्म था, ठीक है। अब हमें दिया क्या क्या गया है, इसको हम नोट कर लेते हैं पहले। ये हमारा ज्यूरिन का फार्मूला है। तो
H1 पहले दे दिया गया पहली केस नली के लिए 13 सेंटीमीटर। H2 क्या हुआ पूछा जा रहा है, ठीक है। R1 दे दिया गया, कितना दिया गया है, जिसकी त्रिज्या पहले की 1/4 है। किसके लिए है, एक अन्य केस नली के लिए। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि R2 की त्रिज्या R1 की 1/4 है, तो R/4 हो जाएगा। थीटा हमें क्या दे दिया गया, यहां पे 45 डिग्री। अब हमें वैल्यू मिल गई और ज्यूरिन के फार्मूले में रखते हुए चलेंगे। अब उससे पहले हमें नियम कौन सा है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। तो जो हमने फार्मूला पढ़ा था, अगर हम इस फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं, फिगर से चित्र के अनुसार देखते हैं, तो ये हमारा 45 डिग्री यहां पे है, 45 डिग्री यहां पे भी है, ठीक है। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, अगर हम cos थीटा के टर्म में चलते हैं, तो ये हमारा प्रथम केस नली के लिए क्या होगा कि प्रथम केस नली को 45 डिग्री पर रखते हैं। पैंतालीस डिग्री चित्र के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, चित्र के अनुसार व्यवस्थित कर रहे हैं, ठीक है। माना इस स्थिति में पानी नली में L सेंटीमीटर लंबाई तक है, L सेंटीमीटर लंबाई तक है, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, H/L इक्वल टू cos 45 डिग्री। फार्मूला होता है H/L इक्वल टू cos थीटा का टर्म, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है कि नली में पानी की स्थिति क्या होगी, अर्थात स्मॉल l की वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस साइड करते हैं, स्मॉल l इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/cos 45 डिग्री। अब h की वैल्यू हमारे पास पहले से पता है, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारे पास 13 सेंटीमीटर है और cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2, ओके। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज करेंगे तो 13 इंटू √2, √2 की वैल्यू रखते हैं तो L की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 18.338 सेंटीमीटर में।
ठीक है। तो यहां पर अभी हमारा जो पूछा गया था प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या पूछा गया कि नली में पानी की स्थिति क्या होगी, और उसमें पानी किस ऊंचाई तक चढ़ेगा, किसके लिए, कि जिसकी त्रिज्या पहली की 1/4 है। ठीक है। तो अब हम जूलियन के नियम से चलते हैं। तो जूलियन के नियम में क्या है कि H1 R1 इक्वल टू H2 R2। ठीक है। तो R2 हमें पहले से दिया गया है, तो H2 निकालना है इसके लिए कि कितने सेंटीमीटर तक पानी चढ़ेगा। तो ये हमारा हो जाएगा H1 R1 अपान R2। R2 की वैल्यू क्या दी गई है हमारे पास, R1/4। ठीक है, R1/4। अब हम क्या करेंगे कि R1 की वैल्यू को H2 वाली वैल्यू में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, H2 इक्वल टू H1 कितना है 13 सेंटीमीटर, ये आपका R1 है, ये कितना हो जाएगा R1/4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, 13 इंटू R1 इंटू 4/R1। तो R1 से R1 कैंसिल हो गया, तो H2 इक्वल टू 13 इंटू 4 हो गया। ठीक है। अभी हमें फाइनल क्या दे देगा, ये आपका सेंटीमीटर में आ गया है। तो हमें निकालना क्या क्या था, H2 की वैल्यू और स्मॉल l की वैल्यू निकालना था। ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को समझना चाहिए, उसके बाद में उसे हल करना है। ठीक है।